आपके साथ। नमस्कार, नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं इस खास सुबह में, जहां अवसर अपार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा का यह खास अंक। मैं हूं आंचल गुलाटी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया आंचल। जहां आज के खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की भी झलक आपको दिखाएंगे। साथ ही खेल जगत में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं और साथ ही कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, बताएंगे आपको। साथ ही साथ टेक टॉक और वर्ल्ड वॉच पर भी डालेंगे नजर और साथ ही जानेंगे कि कैसे आपका दिन आज बनेगा खास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक निगाह इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या में श्री राम लला के करेंगे दर्शन। शाम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी, लेकिन पानी अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। राजनीतिक उथल पुथल के बीच थाईलैंड की संसद आज चुनेगी नया प्रधानमंत्री। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भागे। और खेल की खबरों में हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से दी शिकस्त। टूर्नामेंट में आज है रेस्ट डे, अगला मुकाबला शनिवार को चीन से। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां जो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन इसके साथ ही आपको अब बात करते हैं सबसे पहले जीएसटी की। जी हां, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले त्योहारी सीजन में जीएसटी में कमी का फायदा हर वर्ग को, खासतौर पर गरीबों और किसानों को मिलने जा रहा है। आंचल, बिल्कुल, और डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत ने जीएसटी में कटौती का फायदा आम जनता तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से जीएसटी सुधारों का कोई संबंध ही नहीं है और प्रधानमंत्री की अगुवाई में विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे भी ये सफर जारी रहेगा। और पीयूष गोयल से खास बात की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा हो चुकी है। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज कैसे इस फायदे को आम जनता तक ले जाएंगे, समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूरदर्शन पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यही कि ये जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है इस जीएसटी रिफॉर्म का, वो क्या है और किस तरह से अर्थव्यवस्था पर ये सकारात्मक असर डालने जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में देश में जब इस प्रकार के अलग अलग टैक्सेस होते थे, उन सबको संकलित करके एक टैक्स में पिरो दिया। उस समय जो टैक्स कलेक्ट होते थे उन सब का संकलन करके उससे कमी लगाया और समय समय पे सुधार करते रहे पिछले कुछ वर्षों में, जिससे राज्यों की भी ज़रूरतें पूरी रही और आस्ते 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 रेट्स को हम लगातार कम करते रहे। हर वर्ष 14% की ग्रोथ कमिटेड थी, स्टेट्स की रेवेन्यू में बढ़त कमिटेड थी, उनको देनी थी। उसके लिए कॉम्पेंसेशन सेस केंद्र ने दिया कि किसके यहाँ कम पैसे आए तो केंद्र सरकार पैसे भरेगी। ये सिलसिला भी सालों साल चला।
अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि जो इतने वर्षों की मेहनत रही कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, आज की हमारी मजबूत स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा बदलाव, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कुछ हुआ है, जो जीएसटी में कटौती की गई, रेट्स को रैशनलाइज किया गया यानी सिस्टमैटिक बनाया गया, और साथ ही साथ प्रोसीजर्स को सिंपल किया गया। एक पूरा जो ओवरऑल किया गया है जीएसटी के पूरे सिस्टम को, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी, देश में सभी लगभग सभी रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने के पदार्थ, वाइट गुड्स, गाड़ियाँ, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, आप जो चीज़, घड़ियाँ, जो चीज़ देखें, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कटौती देने का काम इस जीएसटी 2.0 में किया गया है। मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी जिसको कहते हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स हम सभी लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सर, आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी अवधारणा है, वो कैसे ये जीएसटी रिफॉर्म्स पूरा करता है, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, मेड इन इंडिया को कैसे प्रमोट कर पाएंगे? डिमांड बढ़ती है और जब टैक्सेस कम होते हैं, कीमतें कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो लोगों के ध्यान में आता है कि भारत का डिमांड अब बढ़ रहा है, तो निवेश होता है, और निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ती है। बड़े स्केल होने के कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, तो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस भी बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से ये एक बड़ी सोची समझी माननीय प्रधानमंत्री जी की रणनीति है कि चीज़ों को सस्ता किया जाए, लोगों का निवेश को आमंत्रण किया जाए, यहाँ मेड इन इंडिया गुड्स बढ़े, और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है देश की जनता को, और आज 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज निकल पड़े हैं कि स्वदेशी सामान रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो। लोगों को एक आकर्षण है कि भारत में बने हुई वस्तु अच्छी क्वालिटी की आजकल मिलती है, और सही किफ़ायती दामों पे जब मिलेंगी इस जीएसटी कटौती के बाद, पहले दिन नवरात्रि के 22 सितंबर से ही लागू हो जाएगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, लोगों के, उपभोक्ताओं की उत्सुकता बढ़ेगी, और साथ ही साथ निवेश के साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस भी साथ में बढ़ेगा। पीयूष सर, चूंकि मध्यम वर्ग का आपने जिक्र किया और वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो प्रतीक्षा कर रहा है त्योहारी सीजन्स की, लेकिन क्या वाकई दाम कम हो पाएंगे? ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इंडस्ट्री पास ऑन करे इस बेनिफिट को? आप तो बहुत सारे लोगों से मिल, अलग अलग इंडस्ट्री से चर्चा हुई है, सब ने हमें कमिट किया है कि पूरा पास ऑन करेंगे, वो पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि हम पूरा बेनिफिट पास करेंगे उपभोक्ता को, जितनी बचत हुई है पूरी उपभोक्ता के खाते में देंगे, कीमतें कम करेंगे, और इसका लाभ अवश्य हमारे गृहिणी, हमारे युवा युवती, एमएसएमई सेक्टर के लोग, सभी को मिलेगा, हमारे किसानों को मिलेगा जिनके ट्रैक्टर सस्ते किए गए, ट्रैक्टर पार्ट सस्ते किए गए, इलेक्ट्रिकल सस्ते किए गए। तो एक प्रकार से कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग, और ख़ास तौर पे मध्यम वर्ग और गरीब को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और नियंत्रण भी रखा जाएगा देखने के लिए कि ये पास ऑन हो और उपभोक्ता के पास पहुँचे। चूंकि सर ये रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और लगातार प्रधानमंत्री ये भी कहते रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स की जो गति है उसको और आगे बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट्स को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी भी आप जिस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कि जो ये पूरा जीएसटी रिफॉर्म है वो एक्सपोर्ट्स पर किस तरह का असर डालता हुआ दिखाई देगा? जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है तो यहाँ की प्रोडक्शन एफिशिएंसी सुधर जाती है। डिमांड बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जो लोग पहले समझो 100 टन बनाते थे, अब 150 टन बनाना शुरू करें। ज़्यादा सामान बनाओ तो माल सस्ता भी बनता है, और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी गेन्स भी होती है। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आपकी कंपेटिटिवनेस, स्पर्धा में आपकी कीमतें भी कम हो सकती है।
और जब कीमतें कम कर सकते हो तो निर्यात के लिए संभावनाएं बढ़ जाती। तो एक प्रकार से एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा सोच समझ के नीति बनाई हुई है प्रधानमंत्री जी ने। इसका निर्यात को भी एक पुश मिलेगा। जैसे हमारी क्वालिटी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो अवश्य निर्यात में भी फायदा हो। और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच क्या आपको ये उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स हैं उसको मीट कर पाएंगे? मुझे और पूरा विश्वास है इस साल का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज़्यादा होगा। भारत में बहुत क्षमताएं हैं, भारत का सामान अच्छा है, भारत की सेवाएं बड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और इन सबको देखते हुए अवश्य भारत का एक्सपोर्ट इस साल पिछले साल से ज़्यादा होगा। सर, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, खासतौर पर लेदर और गारमेंट्स, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, उसको किस तरह से आप जीएसटी रिफॉर्म से प्रभावित होते हुए देख रहे हैं? स्वाभाविक है कि अगर देश में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का या लेदर प्रोडक्ट्स, जूते वगैरह की डिमांड बढ़ती है तो देश में निवेश आएगा और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। लेदर और फुटवेयर में तो हमने कुछ महीनों में देखा है कि 40 से 50% आयात घटा है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर डाला गया था जिसके कारण जो खराब क्वालिटी के जूते चप्पल सब आते थे वो सब आने बंद किए गए। वो बंद होने से आज देश का डिमांड स्वदेशी जूते, स्वदेशी चप्पल से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो डिमांड मीट करने के लिए आज भारत में नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। जब फैक्ट्री बड़ी लगेंगी तो लोकल डिमांड भी मीट करेंगी, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, इन फर्नीचर हो, टॉयज हो, इन सब सेक्टर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस का फ़ायदा आगे चल के एक्सपोर्ट में भी देखने को मिलेगा। सर, विकसित भारत लगातार आप कहते रहे हैं कि 2047 तक हमारा लक्ष्य रहा है। अभी जो परिस्थितियां हैं भारत के इकोनॉमी की, रिफॉर्म प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और क्या हम ऑन द ट्रैक हैं जो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी जिसकी आप लगातार बात करते रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में उभरेगा। भारत में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, भारत का हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा कामकाज, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और भारत में एक प्रकार से समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उस कड़ी में कई सारे बदलाव प्रधानमंत्री जी ने गत 11 वर्ष में किए हैं। आगे आने वाले वर्षों में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और संवेदनशील नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत तेजी से अमृतकाल में प्रगति करेगा और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से और आगे बढ़ के जाएगा। ऐसा विश्वास के साथ हम सब अपने अपने काम में लगे हैं। आगे और नए रिफॉर्म, नए ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स, नए बदलाव की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। कैसे लोगों का जीवन सरल करना, कैसे व्यापार और उद्योग को सरल करना, कंप्लायंस कम करना, लोगों को कानूनी डर से मुक्त करना, जेल के डर से मुक्त करना, कैसे सरकारी अफसरशाही से लोगों को मुक्त करना। तो अलग अलग काम चीज़ों पर तेज़ी से काम हो रहा है और भारत की जनता भी पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ लगी हुई है। माननीय मंत्री जी, चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से ये जीएसटी रिफॉर्म्स ले आए गए हैं, ऐसे आलोचकों को आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल सही और साफ शब्दों में? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनको ये नहीं समझ आता इतना व्यापक बदलाव आखिर महीने, 2 महीने, 4 महीने में नहीं होते। ये काम महीनों पहले शुरू हो गया था। इसके ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, अलग अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, सप्लाई चेन्स और वैल्यू चेन स्टडी करनी पड़ती है। तो ये काम तो महीनों का मेहनत का फल है और मैं समझता हूँ टैरिफ से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन टैरिफ को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था को डरने की जरूरत नहीं है, ये आप स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं। हमने हर प्रकार से अलग अलग चीज़ों पर काम किया है। डोमेस्टिक डिमांड तो अवश्य बढ़ेगा इस बड़े प्रभावशाली जीएसटी रिफॉर्म से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई नई मार्केट्स जहां भारत का वो सामान जा सके जो टैरिफ से प्रभावित है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमें सफलता मिलेगी।
कि नई मार्केट्स में नए एक्सपोर्टर्स नए प्रोडक्ट्स लेके और तेजी से आगे बढ़े। फाइनली आप इस पूरे रिफॉर्म का जीडीपी पे कोई असर, आपका आकलन कुछ ऐसा जिस कह सकते हैं? जीडीपी भारत की दो पायदान पे खड़ी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक उपभोक्ता जो खर्च करता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग। हम दोनों पे खरे उतर रहे हैं, वो भी ऐतिहासिक। और अब आज के कल के इस जीएसटी रेट्स के कम करने से और दाम सभी चीज़ों के कम होने से डिमांड में भी एक बूस्ट मिलेगा। और जब दोनों पायदान एक साथ खड़े होंगे और दोनों तेजी से दौड़ेंगे तो स्वाभाविक है देश की विकास यात्रा भी तेजी से आगे बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर जो जीएसटी के रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी के रिफॉर्म्स देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के समृद्ध काल में बहुत मददगार साबित होने जा रहे हैं। इस विशेष प्रसारण में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। तो जिन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का जिक्र प्रधानमंत्री ने कृतिका 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया, कैसे ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं आने वाले समय में और एक बूस्टर डोज मिलेगा अर्थव्यवस्था को, इसका जिक्र कर रहे थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब आंचल तमाम अन्य खबरों का भी कर लेते हैं रुख, जहां आपको बता दें कि आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी करेंगी। और इनमें से 45 जो शिक्षक हैं उनका चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया, जबकि 21 जो शिक्षक हैं उनका चयन उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। साथ ही जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में पारदर्शी और ऑनलाइन जो प्रक्रिया थी उसके माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे जो शिक्षक हैं उनका सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि छात्रों का जो जीवन है उसे भी समृद्ध बनाया है। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले बीते कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये दिन महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का प्रतीक है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और वहीं भूटान के प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। टोबगे आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन और पूजन करने वाले हैं। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद वो लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। अयोध्या के बाद भूटान के प्रधानमंत्री दिल्ली भी आएंगे। वो दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन करेंगे। वो कहते हैं कि भज राम और इस पूरी धरती से इसी का नाद और उद्घोष सुनाई देता है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस समय बने हुए हैं, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को हालांकि कुछ घटना शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर ही बह रहा है। और दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में जुटी हुई है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर थम सकता है। तो लगातार हो रही है बारिश, खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी, हथनीकुंड बैराज से भी कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालांकि जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया गया और जो रोजमर्रा की जरूरत की बुनियादी चीजें हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। वही बात करते हैं पंजाब की, जिसके मौसम की अगर बात की जाए तो राज्य में आज मौसम के साफ रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने आज राज्य के जो 6 जिले हैं उनके लिए हालांकि येलो अलर्ट कृतिका जारी किया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि आंचल अगर हम देखें तो भारी बारिश और बाढ़ से 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस समय प्रभावित हैं और वहीं इस आपदा के चलते अब तक 43 लोगों की मौत भी इसमें हो चुकी है और साथ ही 3 लोग लापता भी हैं जिनकी तलाश अभी लगातार जारी है और राज्य के 1902 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं आंचल। और 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो वो एक कृषि प्रधान राज्य है और कई गांव ऐसे हैं, फजिल्का की बात की जाए, रोपड़ है, मोहाली है, संगरूर है, कपूरथला है, जहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं और 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जो फसलें हैं वो बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही केंद्र की जो 2 टीमें हैं वो अब तक का जो नुकसान है उसके आकलन के लिए तैनात की गई है। तो पंजाब बाढ़ की चपेट में है। हालांकि एक राहत भरी खबर ये है कि मौसम अभी कुछ सामान्य रहेगा और कुछ जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर राजधानी दिल्ली से और पंजाब से हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, दिल्ली से गिरीश निशाना और पंजाब से गुरमीत सिंह। तो सबसे पहले गुरमीत का रुख करते हैं। गुरमीत, एक राहत भरी खबर हम कह सकते लगातार जब हम नया सवेरा में आपसे इस पूरे हफ्ते चर्चा करते रहे तो बात यही हो रही थी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से और कई ऐसे जो सीमावर्ती गांव हैं जो जलमग्न होगा, लेकिन राहत भरी खबर ये कि मौसम थोड़ा सामान्य होगा। लेकिन फिर भी अगर पूछे तो किस हिसाब से जो राज्य प्रशासन है वापस जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है? देखिए आंचल, जिस तरह से आपने कहा कि राहत भरी खबर ये मौसम के लिहाज से है, मगर अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए ये माना जा सकता है कि सिचुएशन आगे एग्रेवेट नहीं होगी। मगर फिलहाल जो है ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो रावी और ब्यास नदी जो पहले अपना कहर बरपा रही थी वो अब थोड़ा शांत है, क्योंकि उसमें पानी का स्तर थोड़ा सा खतरे के निशान से नीचे हुआ है। मगर घग्गर नदी और सतलुज नदी फिलहाल अपने उफान पर है और इनके चलते हुए पटियाला और इसके आसपास के इलाकों में जो है गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। और अगर सिर्फ और सिर्फ पटियाला की बात करें तो यहाँ पर घनौर इलाका है, पातना इलाका है, इसके कई गांव में पानी घुसा है। और घनौर इलाका जो है ये घनौर अंबाला सड़क है जो कि दोनों को जोड़ती है, उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि वाटर यहाँ पर जो पानी है वो ओवरफ्लो करना शुरू कर गया है। इसके साथ ही लुधियाना की अगर मैं बात करूं तो लुधियाना में धूसी बांध है। धूसी बांध हालांकि कच्चा एम्बैंकमेंट है, कोई बहुत ज्यादा पक्का नहीं है, मगर ये पंजाब के कई इलाकों में अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में ससराली गांव है और इसके आसपास एक बहुत बड़ा रेडियस है, वहां पर ये बांध कमजोर हुआ है और यहाँ पर कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है कि वहां पर भी ये फ्लड वाटर आ सकता है। तो इसके लिए वहां पर आर्मी टीम्स डिप्लॉय की गई है ससराली गांव में और 1 किलोमीटर के रेडियस में एक रिंग एम्बैंकमेंट यानी कि रिंग बांध बनाया जा रहा है कि जिससे गांव में पानी ना भरे। इसके साथ ही तरन तारण में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और जम्मू, पठानकोट और फिरोजपुर और इसके साथ नकोदर जो ये ट्रेन की आवाजाही है इस रूट पर बंद कर दी गई है। और मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि फिलहाल जिन भी इलाकों में फ्लड वाटर्स है या थोड़ा रिसीड हुआ है, कम हुआ है, वहां पर कल हम गए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैर रखा और पैर रखते ही पूरा पांव जो है वो जमीन के नीचे धंस गया। यानी कि जो मिट्टी है वहां की वो इतनी ज्यादा कोमल है और वहां पर इतना बड़े स्तर पर सिल्ट आया हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कल आए तो वो गुरदासपुर के धर्मकोट रंधावा गांव में पहुंचे, खुद वो खेतों में उतरकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिल्ट बहुत ज्यादा है और इस सिल्ट को कम करने की जरूरत है। तो फिलहाल जो है ये सिचुएशन ग्राउंड पर प्रिवेल कर रही है। और इसके साथ मैं बता दूं कि जो केंद्रीय टीमें हैं वो पंजाब का दौरा कर रही हैं और जो अमृतसर का रमदास इलाका है, अजनाला इलाका है, बाउली इलाका है जो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है, इसके साथ ही गुरदासपुर में कलानौर, डेरा बाबा नानक और बहरामपुर जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं और फाजिल्का में नूरशाह, घुरका और कावावाली, इन एरियाज के साथ साथ कई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा ये केंद्रीय टीमें कर रही हैं। इसके साथ ही पंजाब के मुख्य सचिव के साथ भी बैठक की जाएगी और एक पूरा असेसमेंट किया जाएगा पंजाब में हुए नुकसान का।
बिल्कुल। और अगर हम देखें तो इस नुकसान का असेसमेंट करने के बाद में किसानों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उनकी जो पूरी आजीविका है उसे पटरी पर लाने की भी पूरी कोशिश पंजाब में की जाएगी। आपके पास वापस आएंगे गुरमीत। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी इस वक्त बने हुए हैं। गिरीश, अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो यमुना के आसपास का जो डूब क्षेत्र है वहां पर कई फीट पानी भर चुका है। तो ऐसे में खेती को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन साथ ही जो लोग वहां पर रह रहे थे वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। किस तरीके से राहत कैंप इस समय दिल्ली में लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि जलस्तर तो यमुना का घटा है लेकिन अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं? देखिए कृतिका और आंचल, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है 207.33 मीटर पर है। और अगर कल की बात की जाए तो यही जो यमुना का जल स्तर था 207.48 मीटर पर इसी समय पर था। लगातार दिल्ली में मामूली गिरावट देखने को मिली है। जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी जरूर घुस गया है, हालांकि उनको समय से ही जो दिल्ली सरकार की तरफ से उनको राहत शिविरों में पहुँचा दिया गया था। लेकिन अभी भी जो यमुना नदी है खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी मोंटी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं कल इसी समय पर जो यमुना नदी का जो जल था वो ये लोहे वाले जो रेलवे का ब्रिज है इसको छूते हुए जा रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ा सा डाउन हुआ है यमुना नदी के अंदर जो वाटर लेवल है, और अभी थोड़ी थोड़ी और राहत लग रही है कि धीरे धीरे ये पानी और धीरे धीरे उतरेगा तो दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर यमुना नदी का निशान है वो अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन दिल्ली सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए थे ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि जो निचले इलाके हैं जहां पर यमुना नदी का पानी घुसा है वहां पर एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। वो लगातार निगरानी भले ही बह रही हो, लेकिन जो दिल्ली सरकार है उसकी तैयारियां प्री मानसून से ही पुख्ता रही और लोहा पुल जो है उसे भी बंद किया गया और ट्रैफिक का जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है। जो लोग निचले इलाकों में रह रहे थे उन्हें भी जो शिविर हैं, शेल्टर होम्स हैं, उनमें ट्रांसफर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश और गुरमीत, आपका पंजाब से इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ नया सफर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि नया सफर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं देश के कई और राज्यों की जहां पर बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश में स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमने आपको पंजाब का हाल दिखाया, वहीं हिमाचल की बात अगर करें और साथ ही साथ दिल्ली की भी बात की, जो ये इलाके हैं वहाँ के वो बाढ़ से प्रभावित है। बिल्कुल। और इसको लेकर के भारतीय मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें नवसारी, वलसाड़ और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही अमरेली, बोटाद, भावनगर और सूरत में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन गुजरात में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में अब बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक और केरल में बारिश से राहत रहेगी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
जिला कुल्लू में अगर बात करें तो भारी बारिश से भूतर के समीप पिपलागे में बशोना नाले में बाढ़ आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ। तो वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन की घटना में लापता लोगों को ढूंढने के लिए भी रेस्क्यू अभियान इस समय जारी है। और वहीं देर शाम रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए। उधर चंबा जिले में दुर्गम पैदल रास्ते से होते हुए 607 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार 12 बसों में पठानकोट और 2 बसों में यात्रियों को कांगड़ा के लिए रवाना किया गया। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 5 जिले जिसमें कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और अन्य भागों में हल्की बूंदाबांदी या फिर आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में 6 से लेकर के 10 सितंबर तक किसी भी जिले में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। और इसलिए हमने देखा था कि चंबा से जो पठानकोट की दूरी है वो सिर्फ बमुश्किल 60 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से हमने देखा कि वो कट किया था। इसलिए पठानकोट से हेलीकॉप्टर सेवा से कई ऐसे यात्री थे जिन्हें रेस्क्यू करवाया गया। और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। जम्मू से अंकुश शर्मा हैं और शिमला से इस वक्त हेमलता जुड़ गई हैं। सबसे पहले हेमलता का जिक्र कर लेते हैं। हेमलता, अगर बात की जाए हिमाचल की तो हिमाचल सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहा जब हम मॉनसून में बारिश की मार की बात करते, क्योंकि जो नेशनल हाईवेज थे उनकी कनेक्टिविटी कटी। ऐसे में राहत और बचाव जो कार्य है, रेस्क्यू मिशन जो हैं, वो किस तरह से मिशन मोड में चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल आंचल, हिमाचल प्रदेश में जो बारिश ने कहर बरपाया है उससे कई ज़्यादा समय लगेगा हिमाचल के लोगों को उभरने के लिए। लेकिन अगर बीते 12 घंटों की अगर हम बात करें तो बीते 12 घंटों में बारिश से थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के ज़्यादातर जो ज़िले हैं इन 12 घंटों में कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं दर्ज की गई है और ना ही कोई भूस्खलन और नुकसान की खबर है। और आने वाले समय में भी कुछ एक दिन मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि मौसम सामान्य रहने वाला है। तो ऐसे में तमाम जो प्रभावित जिले हैं, तमाम जो प्रभावित इलाके हैं, वहां पर राहत और बचाव कार्य में तेजी आएगी, ये अब उम्मीद जताई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बहुत जो बड़ी आपदा इस वक्त की वहां पर मानी जा रही है। भरमौर के साथ साथ जो मणिमहेश यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर आज चंबा पहुंच गया है और तमाम जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए अब जो अभियान है वो बिल्कुल तेज हो जाएगा। इसके अलावा अगर मनाली और कुल्लू की हम बात करें तो कुल्लू मनाली में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोगों के घर ढह गए हैं। वहां पर जान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और कुल्लू के जो अखाड़ा बाजार का, जहां का आपने जिक्र भी किया कि भूस्खलन के कारण जो लोग मलबे में दबे थे उनको रेस्क्यू करने का जो अभियान है लगातार जारी है। और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम साफ है तो तमाम जो NH बंद हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से मार्ग बहाली के कार्य में भी बाधा आ रही थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बिजली आपूर्ति बिल्कुल ठप हो गई है, लोग अंधेरे में हैं कई दिनों से। साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी बिल्कुल जीरो हो गई है। अगर जलापूर्ति योजनाओं की बात करें तो वो भी प्रभावित हुई हैं। तो लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में जो बहाली कार्य है उसमें तेजी आएगी मौसम साफ होने के बाद। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो मौसम जिस तरह से खराब हुआ है उससे किसानों के साथ साथ जो फसलें हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सेब का सीजन है वो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी के 2 मुख्य साधन हैं, पर्यटन और सेब बागवान, और इस आपदा में हिमाचल प्रदेश के दोनों ही जो आर्थिकी के साधन हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं आंचल। और अब उम्मीद ये है कि जैसे जैसे मौसम साफ होगा तो तमाम जो बागवान है वो अपना सेब भी मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल हेमलता, आपने पूरा जानकारी हम तक पहुंचाई कि हिमाचल में किस तरीके की तैयारियां और साथ ही किस तरीके से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आपके पास वापस आएंगे। जम्मू से अंकुश शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, अगर बात करें जम्मू संभाग की तो वहां पर किस तरीके के हालात अभी इस समय है और साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद प्रभावितों तक मुहैया कराई जा रही है? जी देखिए, हालात की बात करें तो आज मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आज काफ़ी लंबे समय के बाद जम्मू में धूप खिली है और कल भी मौसम जम्मू में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था और आज जम्मू में धूप निकली है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जम्मू में दोबारा से जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आती हुई नज़र आ रही है। अब लोग दोबारा से अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं और जो
प्रभावित जगह हैं, जहां जहां पर फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है, वहां तक अब अथॉरिटीज और ज्यादा आसानी के साथ पहुंच पा रही हैं। बिजली की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, उसे पूरी तरह से दूर किया जा रहा है और अब बिजली और पानी की समस्या आप यूं कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है और सामान्य रूप से रिस्टोर कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कई जगहों पर अभी भी कनेक्टिविटी ठप जरूर है, लेकिन इसको भी रिस्टोर करने के लिए पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। जैसे कि जम्मू से कटरा जाने वाली रेल सेवा इस समय सस्पेंड की गई है, क्योंकि जो बारिश हुई थी परसों, उसकी वजह से काफी ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बन गई थी और जिसकी वजह से अथॉरिटीज की तरफ से निर्णय लिया गया था कि रेल सेवा नहीं चलाई जाएगी, तो वो भी जल्द ही बहाल हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी जो अगली भविष्यवाणी की गई है उनकी तरफ से यही बताया गया है कि आज जम्मू में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और कल जम्मू में हल्की बारिश जरूर हो सकती है कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन मौसम पूरी तरह से ठीक रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूल आज भी बंद रखे गए हैं, लेकिन सोमवार से अब ये अनुमान जताया जा सकता है कि सोमवार से दोबारा से सभी स्कूल्स को खोल दिया जा बिल्कुल सकता है। अंकुश, जिस तरह से हम खबर में भी बता रहे हैं, हम आपके पीछे जो सूर्य भगवान है उसे मेहरबान होते हुए देख रहे हैं, पीछे बहुत खिली हुई धूप है और ऐसी ही कुछ उम्मीद हम हिमाचल के लिए भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को और इन तमाम मौसम के अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले कृतिका, आप पायसम खाना चाहेंगी आज? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल। तो आज केरल की अगर बात की जाए तो आज पूरे भारत में ओणम का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की और ऐसे ही रंग देखने को मिलेंगे आज आपको पूरे भारत में। बिल्कुल आंचल, क्योंकि आज के त्यौहार की जब हम बात करें तो मलयाली समुदाय के इस विशेष त्यौहार में मान्यता है कि आज ही के दिन राजा महाबली पाताल लोक से प्रजा से मिलने आते हैं और इस दौरान लोग अपने घर के प्रवेश द्वार पर रंगोलियां बनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं रोशनी से और फूलों से, और साथ ही विशेष तौर पर भोजन श्रद्धा भाव भी बनाया जाता है और इस त्योहार को खेतों की अच्छी फसल उपज के लिए भी मनाया जाता है आंचल। और बिल्कुल आज ही के दिन सुबह से ही गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, सबरीमला अयप्पा स्वामी मंदिर, श्री पद्मा स्वामी मंदिर और तमाम जो ऐसे कई अन्य मंदिर हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। यहाँ पर प्रसादम के तौर पर पायसम, जिसे हम सेवई की खीर बोलते हैं, ये बनाई जाती है, लोगों में बांटी जाती है खुशी के तौर पर, ख़ास तौर पर क्योंकि किसानों के लिए जो फसलें हैं वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो उसे अपने बच्चों की तरह पालते पोसते, उस लिहाज से भी इस त्यौहार को जब हम केरल की बात करते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं भी दी हैं। ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम के पावन अवसर पर मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नई फसल की खुशी में मनाया जाने वाला ओणम का त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। ये त्योहार हमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से परे एकता, सहयोग और सद्भाव के महत्व की याद दिलाता है। ये त्योहार हमारे किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है, यानी कि ग्रैटिट्यूड का। और इस अवसर पर आइए हम अपनी सांस्कृतिक जो विविधता है उसका सम्मान करें और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी संकल्प लें। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इसके साथ ही आगे उन्होंने लिखा कि पैगंबर मोहम्मद ने एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया है। इस पावन अवसर पर हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन हमारे समाज में शांति और कल्याण लाए। करुणा, सेवा और न्याय के मूल्य हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ईद मुबारक। और यही भारत की खूबसूरती है। हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कृतिका की कोस कोस पर
पानी बदलता है और 4 कोस पर जब आप जाते हैं तो बानी बदल जाती है। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अनूठा संगम हम भारत में ही देख सकते हैं। आज ओणम है, आज टीचर्स डे भी है और आज ईद भी मनाई जा रही है। तो इस तरह का एक विहंगम दृश्य हम भारत की इस धरती पर हमेशा अनुभव करते रहे हैं। बिल्कुल आंचल, और इसी के साथ अगर नया शहर में अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां टोरंटो की अगर हम बात करें तो जहां पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत आंचल अब हो चुकी है और ये फिल्म महोत्सव 14 दिन तक यानी कि 14 सितंबर तक ये चलेगा। बिल्कुल, तो जो मूवी बफ हैं, जिन्हें फिल्में देखने का शौक है, उनके लिए ये फिल्म फेस्टिवल की अगर बात किया तो 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महोत्सव में 50 देशों की करीबन 251 से ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी और इनमें से कुछ भारत की भी हैं। और हमारी संवाददाता डीडी न्यूज़ से जो वहाँ पहुंची हैं मुनमुन भट्टाचार्य, वो इस वक्त टोरंटो में। नया जानकारी के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। मुनमुन, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अगर बात की जाए, आज का दिन क्यों खास है और इस महोत्सव में जो भारतीय फिल्में हैं वो किस लिहाज से अपना परचम लहराती हुई नजर आएंगी? जी, अभी तक के सफ़र की बात करें हम तो पिछले 50 सालों में हम जानते हैं कि भारत से 150 फिल्में यहाँ दिखाई गई हैं। अगर हम पहले 2 एडिशंस की बात करें जो 1976 और 1977 में हुए थे, उस समय कोई ऑफिशियल इंडियन एंट्री नहीं हुई थी यहाँ पर, भारत से कोई ऑफिशियल एंट्री नहीं थी। लेकिन 1976 में दीपा मेहता लाई थी अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम था एट 99 अ पोर्ट्रेट ऑफ लुइस ए टांडी मर्ज। यहाँ पे दिखाने से पहले उनको ऑलरेडी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अंडर 30 मिनट्स का अवार्ड मिला था कैनेडियन फिल्म अवार्ड्स में 1975 में। उसके बाद वो फिर आई यहाँ पर 15 साल बाद और आई अपने पहली फिक्शन फीचर के साथ जिसका नाम था सैम एंड मी। तो अभी तक हम टोटल देखें तो 11 ऐसी फिल्में हैं जो उनकी यहाँ पर स्क्रीन हुई हैं। आखिरी हुई थी आई एम सिरात जो 2023 में स्क्रीन हुई थी 2023 में, और ये एक भारत और कनेडियन की डॉक्यूमेंट्री है। और इनकी 3 फिल्में जो इनकी ट्रिलॉजी में हैं, फायर, अर्थ एंड वाटर, ये यहाँ पर सब चल चुकी हैं। और मीरा नायर की बात करें तो उनकी जो टिफ की जर्नी है वो हुई है 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री सो फार फ्रॉम इंडिया 1983 से चालू। और नायर जो हैं वो 7 बार यहाँ पर अपनी पिक्चरें दिखा चुके हैं। आखिरी बार 2020 में अ सूटेबल बॉय दिखाई थी और टिफ ट्रिब्यूट अवार्ड भी मिला था उस साल उन्हें। कोलकाता के जो बंगाली डायरेक्टर हैं बुद्धदेव दासगुप्ता, उनकी 8 फिल्में यहाँ दिखाई जा चुकी हैं। मलयाली डायरेक्टर दूर गोपालकृष्णन की 6 फिल्में यहाँ दिखाई जा चुकी हैं। अनंत पटवर्धन जो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट के बहुत बड़े नाम हैं, उनकी 5 फिल्में यहाँ दिखाई जा चुकी हैं। अनुराग कश्यप की 6 फिल्में यहाँ दिखाई जा चुकी हैं। बंदर भी है उसमें एक, जो कि इस साल यहाँ पर दिखाई जा रही है। 2 बम्पर ईयर हुए हैं भारत के 1994 और 2012 और इनमें बहुत ज़्यादा फोकस था भारत पे और मुंबई में, और यहाँ से काफ़ी सारी फिल्म्स चूज़ करी गई यहाँ पे दिखाने के लिए। 9 भारतीय फिल्म ऐसी हैं जो अवार्ड विनर्स रही हैं 50 सालों में टिफ में। तो फिल्मों का मेला है टोरंटो में और ख़ास तौर पर भारतीय फिल्में जो हैं वो अपना रिप्रेजेंटेशन देती हुई नजर आ रही हैं। हमने देखा कृतिका, और ख़ास तौर पे शोले जो है वो भी वहाँ दिखाई जाएगी। बिल्कुल, और 14 तारीख तक 14 सितंबर तक ये पूरा जो महोत्सव है वो चलने वाला है। इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनोज वाजपेयी अब एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं। आंचल, बिल्कुल, हमेशा वो कहते हैं करारा जवाब मिलेगा और उस लिहाज से हिंदी सिनेमा के जो दिग्गज अभिनेता हैं मनोज की फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे 5 सितंबर यानी कि आज OTT पर रिलीज हो रही है। सच्ची घटना पर बनी ये क्राइम थ्रिलर जो है उसमें मनोज एक कुख्यात अपराधी को पकड़ते हुए नजर आएंगे। हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने मनोज वाजपेयी से खास बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त मनोज वाजपेयी जो एक बार फिर अपने नए अवतार में आ रहे हैं। मनोज, एक बार फिर पुलिस के किरदार में, लेकिन इस बार असल जिंदगी के किरदार को आप पर्दे पे ला रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है और पूरा नाम थोड़ा बताइए। इंस्पेक्टर झेंडे, झ से झंडा, बोलिए झंडा, झंडा, झेंडे, झेंडे, बस हो गया। पर काफी पूरा नाम है इसमें, मतलब क्योंकि ट्रेलर में एक सीन है जो भी आपका नाम है, यही से जो भी नहीं, क्या नाम है? हाँ, मधुकर बापूराव झेंडे। तो ये बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा था, और उसके अलावा भी बहुत सारे इनके कारनामे हैं। और सबसे सैड बात यह है कि जिस आदमी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल को 2 बार पकड़ा अपने जीवन काल में, एक 28 साल की उम्र में, एक 49 की उम्र में,
उनको बाकी हिंदुस्तान नहीं जानता है। तो ये हमारा एक सलाम है उनको, इंस्पेक्टर झेंडे के रूप में। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है और काफ़ी कॉमिक अंदाज भी है इसमें। किस तरह से आप देखते हैं कि जो आपकी छवि है एक आम आदमी की और एक पुलिस वाले किरदार में तो हमने पहले भी देखा, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग से होकर आएगा। बहुत कम यह पहली बार होगा कि एक पुलिस वाला पूरी शिद्दत के साथ ड्यूटी करेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं तो इस बार OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है फिल्म, काफ़ी खास कहानी है, एक रियल लाइफ हीरो को ये पहचान दिलाने का एक प्रयास है। जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। सौरभ भी नजर आएंगे इसमें, और रामजस कॉलेज से पढ़े हुए हैं मनोज वाजपेयी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हमेशा से थिएटर में काफ़ी दिलचस्पी रही है उनकी। बिल्कुल, और आज जो उनकी जो ये सीरीज़ है ये भी रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब नया सवरा में हमारे अगले खास सेगमेंट का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की हम बात करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। बिल्कुल, तो चाय का कप आप उठा लीजिए, क्योंकि खबरों को हम बड़े आकर्षक अंदाज में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो पहली खबर जो हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से है, जो GST के बारे में बात करिए, आर्थिक रिफॉर्म्स। लगातार इन पर हमारी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खास तौर पर जिस तरह के ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स बताए जा रहे हैं, इसमें आपकी खाने की थाली की बहुत सी मुख्यतः चीज़ें जो हैं वो सस्ती हैं। आपके बजट को संतुलित बनाने की कोशिश सरकार ने की। इसकी वजह ये रही कि अगर आपके पास पैसा बचेगा तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा, और आपके परचेजिंग पावर बढ़ने से आप आर्थिक योगदान दे पाएंगे भारतीय GDP में। और मुख्यतः अगर देखा जाए जो तमाम सेक्टर्स को इसमें हमने जोड़ने की कोशिश की, इसमें स्वास्थ्य है, आपकी पढ़ाई है, कृषि से जुड़े हुआ सेक्टर है, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, और कृषि वो मुख्य प्रधान क्षेत्र रहा जिस लिहाज से अगर जो ट्रैक्टर के कल पुर्जे रहे और उन पर कम अब GST आपको देना है तो किसान ज़्यादा उगाएगा तो आपकी थाली तक ज़्यादा पहुँचेगा, और एक कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में आता हुआ आप देख पाएंगे। क्यों? बिल्कुल आचा, और जो खबर आपने बताई ये खबर आज सभी अखबारों में मुख्य पेज पर साझा की गई। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है जिसको अधिकतर अखबारों ने अपने पेजों में जगह दी है, वो खबर है बाढ़ से जुड़ी हुई। जी हाँ, दिल्ली इस वक्त दिल्ली है, पंजाब है और यूपी है, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली और साथ ही पंजाब की तो हमने बात की ही, लेकिन इसके साथ ही यूपी के भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है उससे नदियों का जलस्तर इस समय काफी ज्यादा बढ़ गया है, और जो लोग नदियों के आसपास या डूब क्षेत्र में रहते हैं उनको भी समय रहते ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पंजाब की ही अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इससे प्रभावित हुए हैं, जिन्हें इस वक्त सुरक्षित स्थानों पर राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है, और जरूरत की सामग्री उन तक लगातार पहुंचाई जा रही है, और उनकी जो आजीविका है, जो उनका जीवन है, उसको समय रहते ही पटरी पर लाने की पूरी कोशिश राज्य सरकार और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। और अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि बिहार बंद से जुड़ी है, जिसे कल बुलाया गया था। जो वहाँ BJP महिला मोर्चा है उसके द्वारा इस बंद का आह्वान किया गया, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो दिवंगत मां हैं उनको अपशब्द कहे गए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये बिहार की हर मां के लिए है। हालांकि अगर वो चाहें तो वो RJD को भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे बंद का असर देखा गया। हालांकि जो आपातकालीन सेवाएं रहीं वो चालू थी, लेकिन इस बंद को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निभाया गया बिहार में। बिल्कुल, और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर इस वक्त शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी हुई है, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास एक बार फिर से देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है, और इस संस्थान ने लगातार 7वें साल इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई। और इसके साथ ही ओवरऑल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में इसमें 3 संस्थान दिल्ली के ही हैं, जिसमें IIT दिल्ली, एम्स दिल्ली और साथ ही JNU इसमें शामिल है। और दरअसल इस बार शिक्षा मंत्रालय ने 17 श्रेणियों में ये रैंकिंग जारी की थी, जिसमें ओवरऑल और विश्वविद्यालय श्रेणी में दिल्ली के 3-3 संस्थान शामिल है, तो वहीं कॉलेज कैटेगरी में दिल्ली के 6 कॉलेज टॉप 10 में शामिल हैं। बिल्कुल, तो ये प्रेस रिपोर्ट थी, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें, और नजर आते हैं वर्ल्ड वॉच पे अंदाज रहेगा फटाफट। थाईलैंड की संसद आज नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रही है। ये मतदान उस समय हो रहा है जब थक्सिन श्रीनिवासराव आज अचानक देश छोड़कर दुबई भाग गए। उनके परिवार की पार्टी फ्यू थाई इस वक्त गहरे अंतर्कलह से जूझ रही है। अफगानिस्तान में एक बार फिर गुरुवार को भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसिस ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये भूकंप अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी ऑटोमोबाइल आयात और अन्य उत्पादों पर जुलाई में घोषित कम टैरिफ को लागू करने के आदेश पर कर दिए हैं हस्ताक्षर। इस समझौते के तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15% आधारभूत टैरिफ लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने पर भी सहमति दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि अमेरिका ने इक्वाडोर के 2 कुख्यात जो गिरोह हैं लास लोबैस और लास चेनोरॉस को विदेशी आतंकी जो संगठन है उसकी सूची में कर दिया है शामिल। और अब बात जी कारोबार जगत की, देखते हैं बिजनेस ब्रीफ अंदाज फटाफट। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग जगत से विभिन्न वस्तुओं की श्रेणियों में घोषित जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की है, जिससे मांग को बढ़ाया जा सके और अर्थव्यवस्था में विकास को गति मिले। बात क्रिसिल इंटेलिजेंस की, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी सुधारों से वाहनों की जो कीमतें हैं उसमें 8.5% तक की कमी का अनुमान है। वहीं 1500 सीसी से अधिक इंजन वाली जो प्रीमियम एसयूवीज और एमपीवीज हैं उनकी कीमतों में लगभग 6.7% की गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने जीएसटी सुधारों को तार्किक बताते हुए कहा कि नई व्यवस्था के चलते ही कई करों को 2 में बदलना संभव हो पाया है। ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉडबैंड ग्रोथ के कारण भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 30 जून 2025 तक 1 अरब को पार कर गई, जो मार्च की तुलना में 3.48% ज्यादा है। और चलिए आंचल, इन तमाम खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रैक में फटाफट अंदाज में। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से शिकस्त दी। लिवरपूल में जारी विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के पवन बर्थवाल ने जीत के साथ की है शुरुआत। पवन ने 55 किलो भार वर्ग के मुकाबले में ब्राजील के माइकल डगलस ट्रिनडेड को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज और विश्व कप के लिए यस्तिका भाटिया के स्थान पर उमा छेत्री को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। यस्तिका भाटिया को अभ्यास कैंप के दौरान घुटने में चोट लग गई थी। बात यूकी भांबरी और माइकल वीनस की जोड़ी की, जिसको यूएस ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। यूकी माइकल की 14वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को जो सेलिसबरी और नील स्कूप्सकी की 6ठी वरीयता प्राप्त जोड़ी 6-7, 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला देखते रहिए टीवी न्यूज पर नया सवेरा। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
तो नया समय में वक्त आ चुका है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। जाते जाते कहाँ और किन दृश्यों के साथ छोड़कर जा रही हैं कृतिका आप? आंचल, आज हम अपने दर्शकों को छोड़ के जाएंगे केरल की कुछ खास तस्वीरों के साथ, जहां पर त्योहार ओणम की सुंदर तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ ही आप सभी को ओणम की भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद और इसके साथ ही मुझे और मेरी सहयोगी आंचल और साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।